जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और हम आज बात करने वाले हैं भारत और चाइना की। हालाँकि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका और भारत के बीच में दूरी आने के बाद। लेकिन एक बात जो भारत और चाइना को एक दूसरे से बहुत अलग बना देती है, वो ये कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है, जो हमारी संस्कृति है, वो भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको डेट ट्रैप में फँसाता है और अब अगर नए आंकड़ों की बात करें तो 75 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो चाइना के डेट ट्रैप में फँसी हुई हैं। अफ्रीकन रीजन की बात करते हैं, अफ्रीका में चाइना ने जिस तरह से अपने पाँव फैलाए और कर्ज़ के जाल में फ फँसाकर अफ्रीका को गुलाम बनाकर अब हमने देखा है कि जिस तरह से भारत ने पूरे ग्लोबल साउथ को लीड किया है, जी20 में ऐड कराकर जी21 बनाया है। ये भरोसा भारत ने जीता है ग्लोबल साउथ का। तो ये भारत और चाइना को अलग एक-दूसरे से कर देता है, साथ ही जो भरोसा है सभी देशों का, वो भारत के तरफ आ रहा है। चाहे हम रे अफ्रीकन रीजन की बात करें, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, भारत पे हर देश भरोसा करता है। चाइना को सब जानते हैं कि चाइना कर्ज़ के जाल में फँसाकर देशों को और उनके रिसोर्सेज़ को लूटने का काम करता है। आज का जो मुद्दा है वो यही है और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी कई सारे बड़े अपडेट्स हैं चाइना से जुड़े हुए और वो ये कि चाइना जो है ख़ास तौर से अफ्रीकन रीजन जो है उसमें अपने पैर जो है वो उसके उखड़ते जा रहे हैं। अफ्रीका से चाइना को निकाला जा रहा है क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर रहे और उसके पीछे के बड़े सारे कारण हैं जो रिसेंट हमने वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए हैं उन सबको देखते हुए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए अंबर जी, चाइना जो नाम है वो एक फरेब का नाम हो चुका है और भारत का जो एक तरह से साख बन रही है वो ट्रस्ट की बन चुकी है। आपने बरोबर बोला कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में उनका जो हमारा जो प्रिंसिपल है, द होल अर्थ इज वन फैमिली, वो हम एक तरह से रिफ्लेक्ट होती है। आपने देखा होगा कि कैसे श्रीलंका के अंदर वहां के लोगों ने वहाँ की जो सरकार है, राजपक्षे सरकार को मतलब भागने में मजबूर कर दिया राजपक्षे फैमिली को, क्योंकि उन्होंने चाइना ने उधर एक तरह से श्रीलंका को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा दिया था, जिसके कारण आइलैंड में बहुत प्रॉब्लम आ गए थे। ऐसा हो गया था कि पेपर भी नहीं थे एग्जामिनेशन देने के लिए। इंडिया ने स्टेबलाइज किया। मालदीव्स में आपने देखा कि जिस मुर्मू ने भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, वो मुद्दे भारत आके प्रधानमंत्री मोदी को टैंक कर रहा है। अब ये देखिए, जिस चाइना ने 2020 में हमारे गलवान पे हमला किया, जिसमें हमारे 20 सोल्जर, उनके 43 सोल्जर की डेथ हो गई थी, वो आज मोदी जी को बुला रहे हैं एससीओ समिट में। वो भारत के साथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना, जैसे आपने बताया, 75 कंट्रीज जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसी हुई है, उनके डेट ट्रैप में। और बताया जाता है इस साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज में आ रहे हैं, जो वो भर नहीं पाएंगे। अब चाइना ने क्या किया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट ले लिया। वैसे ही उसने बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में भी वहां पे पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया। ऐसी हालत खराब हो गई है, जो काराकोरम हाईवे है, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, जो हमारे पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने चाइनीज जो है उनको लूटना तक चालू कर दिया। अंगोला के अंदर बताया जाता है कि वहां पे चाइनीज जो वहां पे जो मिल माइंस में काम करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स लूट दिए गए। जाम्बिया में भी यही हालत हुई। माली के अंदर शुगर मिल्स को लूट लिया गया। और ये भी देखिए, सर्बिया जिस नेशन है, यूरोपियन नेशन है, वहां पे चाइना की कंपनी ने वहां पे एक रेलवे स्टेशन बनाया था, उसकी छत गिर गई थी, जिसके कारण लोग मारे गए थे। और उसमें भी बताया जाता है कि चाइना की कंपनी ने वहां पे 20 मिलियन डॉलर का कुछ गबन किया था। ये जो चीज होती है, ये बहुत हद तक चलती जा रही है। पाकिस्तान में ही देख लीजिए, 2015 में उन्होंने सीपेक बोला था 46 बिलियन डॉलर में करेंगे। आज 10 साल बाद 70 बिलियन डॉलर उन्होंने लगा दिए। देखिए, 46 बिलियन डॉलर उन्होंने बोला था, 70 बिलियन डॉलर चले गए। और 46 बिलियन डॉलर्स में जो प्रॉमिस किया था उन्होंने,
उसका आज $70 बिलियन लगा के भी 30% उसका एक तरह से रियलाइजेशन हुआ है। हाई करप्शन हो रहा है उधर, ऐसी हालत हो गई है और एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। इसके लिए वहां पे जहां पे भी आप देखेंगे चाइना के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है। चाइनीज को मारा जा रहा है, चाइनीज को बंधक बना के चाइनीज गवर्नमेंट को फोर्स किया जा रहा है कि आप या तो हमको रैंसम दो, नहीं तो हम आपको हम आपके जो लोग हैं उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है वो भी ये काम कर रहे हैं। तो चाइना अनवेलकम होता जा रहा है, इंडिया को वेलकम कर रहे हैं। अभी मोदी जी गए थे, आपको मालूम है, गाना गए थे, नमीबिया गए थे, फिर वो साइप्रस भी गए थे, ग्रीस भी गए थे। 27 नेशन ने अपना हाईएस्ट ऑनर जो अवार्ड है वो मोदी जी को दिया। हमने वैक्सीन भेजी उनको। अफगानिस्तान जैसे देश जो भारत का हमेशा दुश्मन रहता था, वो आज भारत के साथ अच्छे टाइज की बात कर रहा है, क्योंकि हमने 2,50,000 टन उनको वीट भेजा था। ये सब अनकंडीशनल था, मदद रहती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रहता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इससे लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडिया इज वेलकम एवरीवेयर, चाइना इज अनवेलकम एंड गेट आउट चाइना की बात हर जगह हो रही है। और इनफैक्ट अब ये देखिए, जब चाइनीज ट्रेवलर्स बाहर जाते हैं तो इंसिस्ट करते हैं कि आप मैंडरीन में बात करिए। थाईलैंड में जैसी कंट्री में जाके वो मैंडरीन में बात करने को बोलते हैं, जापान में वो बात कर रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है कि साउथ कोरिया के अंदर चाइनीज जो साउथ कोरियन जो नागरिक है, उन्होंने चाइनीज एम्बेसी के बाहर उन्होंने शी जिनपिंग के पोस्टर जलाए। जो चाइनीज एम्बेसडर है साउथ कोरिया में, उसके पोस्टर जलाए। ऐसी हालत हो गई है। जापान के अंदर बताया जाता है कि वहां पे भी वो जाके जापानीज नहीं बोल के बोलते मैंडरीन में बात करो, क्योंकि चाइना के अंदर वो एक तरह से बोलते हैं ना कि वो कल्चर है ही नहीं, वो डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। जो यंग चाइनीज है वो अपने जो रिच हो गए हैं, रिच चाइनीज जो हैं, वो बाहर जाके वो एक तरह से एब्रेसिव ब्रैश बिहेवियर दिखा रहे हैं। सोचिए, अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका के अंदर वहां पे यूनिवर्सिटी में एक लड़की जाके बोलती है डोनाल्ड ट्रंप को अगेंस्ट बोल रही है, और उन्होंने अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट बोला। उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज स्टूडेंट के वीजा कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमारे सामने आप डिस्क्लोज करोगे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, और आप प्राइवेसी सेटिंग्स भी नहीं लगा सकते। एब्सोल्युटली उमेश जी, अब ये है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में दूरी आ रही है, उस सब को लेकर जो ट्रेड वॉर चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, उसको लेकर जो अमेरिकन लीडर्स हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्रेड पॉलिसी को, कि इस तरह से भारत के साथ रिश्ते खराब करना ठीक नहीं है। अगर आपको चाइना को टेम डाउन करना है, चाइना को कंट्रोल करना है, तो भारत के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना रहेगा। तो ये जो अमेरिका में इस तरह की सोच उभर के आ रही है, और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी अपनाई हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि चाइना को ट्रस्ट तो कोई भी नहीं करता, इंक्लूडिंग अमेरिका। देखिए, चाइना के पास एक बहुत बड़ा एक वेपन है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स में उसका डोमिनेंस। अब ऐसी बात है कि जब चाइना इसको वेपनाइज करता है, तो अगर वो आपकी सप्लाई बंद कर देता है तो आपकी इंडस्ट्रीज हॉल्ट पे आ जाती है। जो नियोडाइमियम है, जिसके थ्रू मैग्नेट्स बनते हैं, वो चाइना ने हम पे हॉल्ट कर दिया था, जिसके कारण हमारी ईवी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन बंद होने के कगार पे आ गया था। अब वो चालू हुआ है। वैसे ही अमेरिका भी बहुत डिपेंडेंट है चाइनीज रेयर अर्थ रिफाइंड मटेरियल्स पे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अगर चाइना ने हमको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दिए तो मैं 200% टैरिफ डालूंगा। मैं चाहता हूं तो चाइना को मैं बर्बाद भी कर सकता हूं। मतलब ऐसा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, उसको अपने मतलब से वो वो अपने मतलब से मतलब रखता है। उसने डिसाइड कर दिया कि भारत को इतना पनिशमेंट देना है, ब्राजील को इतना देना है, वो दे दिया। अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे डोनाल्ड ट्रंप को। अब ऐसा है कि अमेरिका एक्सक्लूसिव, मतलब अमेरिका सैन अमेरिका जो वर्ल्ड ऑर्डर है, लोग वहां पे बात कर रहे हैं। इसको बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। 3 साढ़े 3 साल वहां के खुद के लोग भी बोलने लग गए। अभी एक वहां पे लोगों ने इसको जो हिंदी वर्ड में हमारा CHUITI है, वो वर्ड यूज करके इसको बोलने चालू कर दिए। आप सोचिए कि इतना बड़ा इसको एक तरह से लोग तंग हो चुके हैं इससे।
देखिए अमर जी, हँसने की बात नहीं है। वहाँ पे जो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जॉन बोल्टन, उन्होंने तो बोल दिया है कि आप 3.5 साल इसको कैसे भी झेल लीजिए। बाद में हम आ जाएँगे, हम बाकी सब ठीक कर लेंगे। यहाँ तक बात हो गई है। मतलब आपको अगले समझ लीजिए 1200 दिन इसको झेलना है। लेकिन वो बात तो है कि आपको झेलना है, वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो एक अच्छा रिश्ता भारत के साथ इतने वर्षों पुराना है, 2.5 दशक से भी ज़्यादा, वो खराब कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात अब ये भी है कि जेडी वांस का जो लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया पर लगाए अमेरिका ने क्योंकि वो रशिया पे प्रेशर बनाना चाहते थे पीस टॉक के लिए। तो कहीं न कहीं अपने फेलियर्स को डोनाल्ड ट्रम्प को भारत के ऊपर कहीं न कहीं वो गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है क्योंकि रशिया और इंडिया नज़दीक हैं और उनसे पीस डील नहीं हो पा रहे, जो वादा उन्होंने अमेरिकन से किया था कि हम शांति स्थापित करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि वो भारत के अंदर जो पहलगाम अटैक्स है, उसको उसकी सारी जानकारी थी। उसने भारत को अलर्ट नहीं किया। सेकंड, वो चौंक गया था जिस हिसाब से हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, उन्होंने अमेरिकन, चाइनीज़, टर्किश सिस्टम्स को एक तरह से इनइफेक्टिव साबित कर दिया। और हुँ, नूर खान एयरबेस पे जब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने वहाँ पे जाके जो तथाकथित बताए जाते हैं अमेरिकन हुँ, न्यूक्लियर वेपन्स जो नूर खान एयरबेस पे था, उसको खत्म कर दिया, जिसमें जी, 60 अमेरिकन्स भी मारे गए, बोलते हैं ये। उससे जी। अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद आप देखिए मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया। अब ऐसी बात है कि अमेरिका देख चुका है कि भारत के वेपन सिस्टम बहुत इफेक्टिव हो चुके हैं। भारत ऑयल ले रहा है, इसके कारण उसको फ़ायदा पड़ रहा है और वो फ़ायदे के कारण वो वेपन्स भी रशिया से ले रहा है और वो रशिया को बोल रहा है कि भारत के अंदर बनाओ और भारत के अंदर बनाने से वो भारत के हिसाब से कस्टमाइज़ भी हो रहा है और इफेक्टिव भी साबित हो रहा है। देखिए भारत तो इज़राइल से भी वेपन्स ले रहा है। भारत तो अमेरिका से भी ले रहा है। इनफैक्ट रशिया से हमने जो हमारा वेपन्स है वो कम कर दिया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा दिया है। उसको जी, डोनाल्ड लेकिन उमेश जी बात ये है कि हम भारत की और चाइना की बात करें, जो 2 एशियन पावर्स हैं और अभी दोनों के बीच में संबंध भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, तो चाइना और जब भारत की बात आती है, तो भारत पे सभी देश भरोसा करते हैं। ऐसे में आप क्या चाइना और भारत के भविष्य की बात करें ग्लोबल डायनामिक्स में, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? देखिए चाइना और भारत दोनों एशिया के ग्रोथ इंजन हैं। ये बात वाकई ने भी बोल दी। सेकंड आप ये देखिए कि चाइना समझ चुका है कि इंडिया के साथ कॉम्पिटिशन करने से फ़ायदा नहीं है, तो कोलैबोरेशन कर लो। तो इसके लिए कोलैबोरेशन की बात कर की जा रही है। थर्ड, चाइना की जो पॉपुलेशन है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है 1.2 है, जबकि भारत की 2.1 है। तो हम अपनी जो यंग पॉपुलेशन है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चाइना में एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। एक और एक चीज़ है, वो एक मिडल इनकम ट्रैप में फँस चुका है। भारत के अंदर आज भी 67% हमारे जो पॉपुलेशन है, वो 35 साल से नीचे है। हमारी यूथ पॉपुलेशन है, कंजम्पशन एंड पॉपुलेशन है, हमारे पास वर्किंग हैंड्स है। तो सबको मालूम है भारत एक तरह से ग्रोथ सेक्टर है। आज भारत की इकोनॉमी देख लीजिए 4.2 ट्रिलियन है। 7% भी ग्रोथ करे तो 300 बिलियन हम ऐड कर लें। देखिए 300 बिलियन बहुत बड़ा होता है ग्लोबल ट्रेड में। ये चीज़ हो रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ दे दे पा रहे हैं। चाइना को भी मालूम है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका अपने आप को बढ़ा पा रहा है। अमेरिकन फर्म्स ने बहुत करोड़ों डॉलर कमाए हैं, वो पीछे कैसे रह गया? और उसने क्या किया, हमारे जो राइवल है पाकिस्तान के अंदर सीपेक में पैसे डाले, वहाँ पे डुबाए हैं पैसे। पाकिस्तान ने उनको धोखा ही दिया और हर जगह उनको प्रॉब्लम आया। अब वो चाहते हैं कि रशिया के साथ कोलैबोरेशन करें, इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करें ऑन इक्वल टर्म्स। तो उनको अब समझ में आ रहा है, वो भारत की पॉलिसी है जो है ना उसको अभी अपना रहे हैं कि आप किसी को डेट ट्रैप करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो आपको पैसे नहीं दे पाएँगे। आप उनके पोर्ट रख के भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। चाइना सोच रहा था मैं ग्लोबल डोमिनेशन कर सकता हूँ।
पर वो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय के लिए आप कर सकते हो, हमेशा नहीं कर पाओगे। यही बात हिटलर में अभी लेकिन आपने आपने देख जो लिया। कहा कि वो चाइना जो है वो भारत की पॉलिसी अपना रहा है, आपको लग रहा है कि भारत की पॉलिसी अपना रहा है? मुझे तो कहीं से लग नहीं रहा है कि चाइना भारत की पॉलिसी, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी अपनाता है। चाइना तो ये कहता है कि पूरी दुनिया हमारी है। वो तो दुनिया को कहता है कि दुनिया हमारी है। हम कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार हैं। ये तो बिल्कुल एकदम अ, एक दूसरे के विपरीत विचार हैं। देखिए अभी उनको पुशबैक मिल रहा है ना, उनके पैसे जो उनके लगे हैं पीआरआई में, वो वो एक तरह से डूब रहे हैं। सेकंड, आप उनके जो कंट्रीज है, भले ही आपने उधर पोर्ट्स ले लिया हो, आपने उधर उनके एयरपोर्ट्स ले लिया हो, क्या फायदा क्या हो रहा है? ग्वादर के अंदर ही देख लीजिए, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है उधर से, ऊपर से पैसे डूब ही रहे हैं। आप उधर से एक ही चीज कर सकते हो, उधर से मिनरल्स आप ले सकते हो। मिनरल्स की भी कोई एक सीमा होती है। सेकंड, इंडिया ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स अभी अपना खुद का एक तरह से एक्सकवेशन चालू कर दिया है, फैक्ट्रीज इधर भी लग रही है। तो जो अभी चाइना का डोमिनेंस है 90%, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। चाइना को भी मालूम है, जो आज उसका रेयर अर्थ मिनरल्स पे डोमिनेशन है वो नहीं रह पाएगा। तो आगे जाके जो अभी उसके पास सप्लाई चेन है, उसको समझ में आ गया, इसको ट्रेड टॉक्स करके सब लोगों के साथ ट्रेड टॉक्स करो, एक तरह से फेयर ट्रेड की बात करो। और भारत जो है चाइनीज कंपनीज को पूरा मतलब पूरा लीवे नहीं दे रहा है, रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। हमको 24% ही उनको स्टेक दे रहे हैं, विद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको आना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। और चाइना को भारत के जैसा बनना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है, नहीं तो चाइना के पास कोई नहीं आएगा, ये आपको बता देता हूँ। अब इसके लिए चाइना विल फॉलो इंडिया पॉलिसी। और 2000 अभी जो बात हो रही है कि शायद शी जिनपिंग नवंबर में भारत आ सकते हैं, पुतिन शायद दिसंबर में आने वाले हैं, और जनवरी में इंडिया और ये मोदी और शी जिनपिंग वापस रशिया जाएंगे। मार्च के अंदर ब्रिक्स समिट में वापस सारे हेड्स वापस मिलेंगे। सोचिए इतना जो मीटिंग का दौर चल रहा है, जो डिप्लोमेसी चल रही है, कोई अप्रत्याशित है। इसका मतलब क्या है? एक सारे कंट्री सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इंडिया, रशिया और चाइना एक तरह से ट्राइलैटरल होके बात कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया ये आरआईसी का जो फॉर्मूला है, पुतिन ने 2022 में बताया था। इसको चाइना और भारत को समझने में 3 साल लग गए। क्रेमलिन ने 3 साल पहले ये डॉक्यूमेंट निकाल दिया था 2022 में। और अब ये शेप होता जा रहा है, और इसके अंदर सबको समझ में आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट रख के कोई फायदा नहीं है। आपको बाउंड्री टॉक्स भी करना पड़ेगा, आपको ट्रेड भी करना पड़ेगा, सब जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल वो तो है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात को कह चुके हैं कि वॉर से, झगड़े से तो कुछ होगा नहीं। आज का जो दौर है वो बातचीत से ही हम किसी भी समस्या का हल निकालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी देश जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। और ख़ास तौर से भारत की बात करें तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी है। तो ऐसे में हम किसी भी वॉर या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना फँसें। इस तरह की जो अप्रोच है, जो सोच है, वो प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। तो हम अब बात कर रहे थे ग्लोबल ऑर्डर जो काफ़ी काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। उसमें जो भारत की पॉलिसी है उसके साथ आप इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजिंग जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भारत का स्थान क्या देख पा रहे हैं? देखिए भारत अपना खुद का ही सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। भारत, अगर अगर आपने देखा है, अभी अब स्पो समिट के लिए जा रहे हैं तो हम पहले जापान जा रहे हैं। हम अगर कहीं भी जाएंगे तो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वी विल मेक आवर ओन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर भारत के साथ फ्रांस जुड़ेगा। आप ये देखिए यूरोपियन यूनियन में जापान हमसे जुड़ेगा, साउथ कोरिया भी हमसे जुड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया भी हमसे जुड़ेगा, रशिया भी हमसे जुड़ना चाहता है, चाइना भी जुड़ना चाहता है। इनफैक्ट आप देख लीजिए मालदीव्स भी आ रहा है, सारे कंट्रीज आ रहे हैं। आसियान कंट्रीज के साथ अपना हम अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या है, जब जैसे-जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी, तो भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से बनेगा। दिस इज व्हाट द सॉफ्ट पावर हमारा बन रहा है। तो जो काम पहले अमेरिका धमकी से करता था, इकोनॉमिक कोर्शन से करता था, चाइना करता था डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से, भारत कर रहा है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। भारत कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल इंक्लूसिव ग्रोथ पार्टनरशिप की बात कर रहा है।
फेयर टर्म्स पे बात कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस। कल देखिए फिजी के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, उनसे भी बात की थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की बात की है मोदी जी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटे-छोटे नेशंस तो आ रहे हैं, मैंने तो आपको बताया कि बहुत सारे नेशंस हैं, सब छोटे-छोटे हैं। वो सब भी आ रहे हैं और बड़े नेशंस के साथ भी हम बात कर रहे हैं। अमेरिका जो है हमसे गुस्से में है, वो 50 नहीं 500% भी टैरिफ लगा सकता है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50% मतलब टैरिफ नहीं होता है, इट इज़ अ ट्रेड एम्बार्गो। अमेरिका ने हमको सैंक्शन कर दिया है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और आगे क्या करेगा हमें अमेरिका हमको नहीं मालूम। बट डेफिनेटली अमेरिका हमसे गुस्से में है और किस हिसाब से हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से देश के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बातें चल रही है, हमारे ऑपोजिशन जो कर रहे हैं, एक रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू हो गया है सीआईए का। ये पॉसिबिलिटी लग रहा है, ये हमको भी समझ में आ रहा है। आप ये देखिए, देश में कोई सिचुएशन खराब नहीं हुई है और इकोनॉमिक लेकिन जो इंडिकेटर कुछ भी वो रेजिम चेंज का प्लान बना रहे हैं, उसको तो भारत काफ़ी अच्छे से उसका सामना कर रहा है और उनकी हर चाल को नाकाम भी भारत कर रहा है। देखिए उनको एक ही बार सक्सीड होने का ज़रूरत है। हमें हुँ। हमेशा टक करना पड़ेगा, हमें नॉट आउट रहना पड़ेगा। इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट गेम समझ लीजिए क्रिकेट के पार्लेंस में। और हमें इस समय एक वॉल के जैसे राहुल द्रविड़ जो वॉल बन के रहते थे, वैसा हमको कोई चाहिए और मोदी जी वो कर रहे हैं, हमारे डोभाल जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। पर कुछ लोग तो देश के अंदर है जो मोदी जी की लीडरशिप के अगेंस्ट भी चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अचानक ये सब क्या हुआ? वो भी सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल रहे हैं। आप इतने ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई बोल दे कि मोदी जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये तो हास्यास्पद बात है। जी, हास्यास्पद बात है बिल्कुल क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो एक बड़ी सक्सेस के रूप में भारत के लिए देखा जाना चाहिए और देखा जा रहा है और दुनिया भर में इसकी तारीफ़ हो रही है। लेकिन अब हम अपने विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो ख़ैर अलग ही धारा में चलता है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश।